हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 6060 के अपडेटेड वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन आईसीएच के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आईसीएच की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आईसीएच की गाइडलाइन के पर्पस के बारे में बात करेंगे, आईसीएच के स्ट्रक्चर को देखेंगे और आईसीएच के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईसीएच बोलते हैं, अगर इसके पूरे नाम को देखें तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। तो जो ह्यूमन यूज़ है उसके लिए ही आईसीएच अप्लीकेबल होती है। हमारी वो फार्मास्यूटिकल जो कि एनिमल के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें आईसीएच अप्लीकेबल नहीं होती है। तो जो ह्यूमन यूज़ के लिए फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट उनके लिए है, उसका जो हार्मोनाइजेशन है उसको करने की जो इंटरनेशनल काउंसिल है उसी को हम लोग इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन आईसीएच के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो जो शब्द है हार्मोनाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है समानीकरण। तो हमारे जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी अगर अलग अलग कंट्रीज़ में टेक्निकल रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी तो उस कंडीशन में उसको हर एक कंट्री के अनुसार प्रिपेयर करना और वहाँ पे उसका अप्रूवल लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लाइक अगर एक एग्जांपल लें कि अगर कोई यहाँ पे इंडिया में मैं कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डेवलप करता हूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को डेवलप करती है या फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर को डेवलप करती है और इंडिया की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो उसको प्रिपेयर करती है, उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है, तो वो इंडिया में तो वो ड्रग आसानी से अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया में टेक्निकल रिक्वायरमेंट अलग है तो क्या होगा? हमें अगर ऑस्ट्रेलिया में अपने उस फार्मास्यूटिकल को बनाना है या उसको बेचना है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ की टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अनुसार फिर से पूरी प्रोसेस को यहाँ पे करना होगा। तो इसलिए जो ये हार्मोनाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन को डेवलप किया गया, जिससे कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल हैं उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट में जो समानीकरण है वो आ सके। हर एक जो कंट्री है जो कि आईसीएच के अंडर में है वहाँ पे अगर टेक्निकल रिक्वायरमेंट समान होंगी तो क्या होगा कि अगर मैं आईसीएच के गाइडलाइन के अनुसार अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को डेवलप करता हूँ, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को अगर फुलफ़िल करता हूँ तो क्या होगा? मैं हर एक कंट्री में उसको आसानी से अप्रूव करा सकता हूँ, हर एक कंट्री में उसको बना सकता हूँ और बेच सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे आईसीएच को डेवलप किया गया। तो आई थिंक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है फार्मास्यूटिकल, उसकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसका जो हार्मोनाइजेशन है वो हमें पहली बार 1980 में यूरोपियन जो यूनियन है उसने स्टार्ट किया था और उसके बाद में 1989 में यूरोप के साथ में जापान और यूनाइटेड स्टेट भी यहाँ पे कंबाइंड हुए और उन्होंने एक प्लान क्रिएट किया अबाउट द हार्मोनाइजेशन। जितनी भी हमारी यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उनमें प्रॉपर हार्मोनाइजेशन को किया जाए, इसका प्लान पहली बार क्रिएट 1989 में यूरोप, जापान और यूनाइटेड स्टेट ने किया। उसके बाद में यहाँ पे 1990 में, अप्रैल 1990 में आईसीएच को पहली बार क्रिएट किया गया था। आईसीएच जो पहली बार बना था वो अप्रैल 1990 है उसमें इस्टेब्लिश हुआ था और उस कंडीशन उस टाइम पे जो आईसीएच में सी था वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए स्टैंड हो रहा था। उस समय इसका क्या नाम था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन उस समय इसका नाम था। और उसका उस टाइम इसका जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या था कि जितनी भी हमारी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली उसमें जो कोऑर्डिनेटिंग है, जो उसको कोऑर्डिनेट उनमें एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये जो आईसीएच है उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि हर एक जो वहाँ पे कंट्री है यूरोप और जापान और यूनाइटेड स्टेट की, वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल को लेकर के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनमें एक प्रॉपर एक समन्वय को इस्टेब्लिश किया जाए और हार्मोनाइजेशन को जो समानीकरण है उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद में ये प्रोसेस वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट रही। जो आईसीएच है वो अपना काम हमें उस समय धीरे धीरे करते हुए देखने को मिले। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि आईसीएच में हमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स, बदलाव होते हुए देखने को मिले। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें इंक्लूड हुई जो हमारी थी, उसके पहले की पुरानी चीज़ें थी जो कि यूज़ की नहीं थी, उनको यहाँ पे हटाया गया और उसी समय आईसीएच का जो नाम है उस वो भी हमें चेंज होते हुए
यहाँ पे देखने को मिला। और फिर इसका जो आईसीएच का नाम चेंज होके फिर क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में जो आपका वाइवा वगैरह है, या आप अगर कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि आईसीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको ये पूरा नाम याद रखना होगा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो आईसीएच की गाइडलाइन है उसका क्या पर्पज़ होता है, उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी आईसीएच की गाइडलाइन है, जो कि हमारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन की हमारी गाइडलाइन है, उसका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो क्या है, टू मेक रिकमेंडेशन टूवर्ड अचीविंग ग्रेटर हार्मोनाइजेशन इन इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसके लिए एक यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोनाइजेशन हम अचीव कर सकें, उसके लिए जो भी डाटा वगैरह है, जो भी वहाँ पे रिकमेंडेशन है, सुझाव वगैरह है, उनको प्रॉपरली इंटरप्रेटेट किया जाए, उसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए, जिससे कि हमें एक ग्रेटर हार्मोनाइजेशन होते हुए देखने को प्राप्त हो। तो जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन नई बनती है तो उसका एक प्रॉपर जो हमारी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पे होती है, जिससे कि जिसमें भी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके जितने भी डाटा हैं, प्रोसेस हैं, उनको प्रॉपरली वहाँ पे एनालाइज किया जाता है, उसका प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन होता है, उसका जो एप्लीकेशन वगैरह है जो उसको वहाँ पे प्रॉपरली चेक किया जाता है। और जब ये सब चीज़ें की जाती हैं तो एक ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोनाइजेशन वहाँ पे डेवलप हो सके, उसके लिए जितने भी रिकमेंडेशन है, सुझाव हैं, उनको यहाँ पे अचीव करना हमारा आईसीएच की गाइडलाइन का सबसे पहला उद्देश्य है। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो दूसरा उद्देश्य है उसको देखें तो वो है टू मेंटेन ए फोरम फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ऑन द साइंटिफिक इशूज बिटवीन द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, यूएसएफडी हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, एमएचआरडी वगैरह हो गया, उनकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनके बीच में एक जो फोरम है, मंच है, उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाए, जिससे कि जो भी हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोग हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग हैं उनके बीच में एक साइंटिफिक और अच्छा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सके, बातचीत हो सके और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे फॉर्म हो सके। उसके लिए एक फोरम को भी प्रोवाइड करना, मेंटेन करना आईसीएच की गाइडलाइन का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो हमारा अगला पर्पज़ है वो है टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जो हमारी पब्लिक है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में हम अच्छे से कंट्रीब्यूट वहाँ पे कर सकें, अच्छी से अच्छी दवाइयों को बना सकें, अच्छी से अच्छी सेफ़ और इफ़ेक्टिव दवाइयों को अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारी जो है पब्लिक हेल्थ वो हमें प्रॉपरली प्रोटेक्ट होते हुए देखने को मिलती है। और उसके लिए गाइडलाइन को डेवलप करना जो हमारा आईसीएच गाइडलाइंस है उसका यहाँ पे सिंपली पर्पज़ है। उसके बाद में अगर हम लोग जो अगला पर्पज़ है उसको देखें वो है यहाँ पे हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, प्रोसेस है, उनकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसमें जो समानीकरण है उसको यहाँ पे करना हमारा आईसीएच गाइडलाइन का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे है। उसके बाद जो आईसीएच का हमारा पर्पज़ है वो है टू फैसिलिटेट द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू और इम्प्रूव टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर कोई नई टेक्निकल रिसर्च हो रही है और डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपरली उसको वहाँ पे अडॉप्ट करना और उसका जो एडॉप्टेशन है उसको आसान बनाना, फैसिलिटेट करना, यहाँ पे आईसीएच का जो हमारा पर्पज़ है वो यहाँ पे है। तो अगर हम कोई भी नई रिसर्च को करते हैं या कोई भी जो प्रोडक्ट है उसमें नया डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम लोग आसानी से उसका हार्मोनाइजेशन कर सकें, उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें, उसको भी यहाँ पे फैसिलिटेट करना, उसमें सहयोग देना भी आईसीएच का यहाँ पे जो पर्पज़ है वो यहाँ पे है। उसके बाद में अगर हम लोग अगला इसका जो पर्पज़ है उसको देखें वो है इंश्योर सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। तो हमारी जो मेडिसिन है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, उसकी इफिकेसी को इंश्योर करना और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना भी हमारा आईसीएच गाइडलाइन का
सिंपली पर्पस होता है कि जो भी मेडिसिन है वो हमारी जो पब्लिक है उसके लिए सेफ भी होनी चाहिए, उसके लिए इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए, इफ़िकेसी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ में एक अच्छी क्वालिटी की जो मेडिसिन है वो फॉर्म हो। इस चीज़ को इंश्योर करना भी हमारा आईसीएच का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे है। अगर हम लोग उसके बाद में जो अगला पर्पज़ है उसको देखें, वो है प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमंस हैं उनमें क्लिनिकल ट्रायल का जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेसी होती है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए आईसीएच गाइडलाइन को हम लोग जो है यूज़ करते हैं। आईसीएच गाइडलाइन का ये भी पर्पज़ होता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे अगले पर्पज़ को देखें तो वो है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग है अगर वो प्रॉपरली सेफ नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में एनिमल टेस्टिंग को मिनिमाइज़ करना भी हमारा यहाँ पे जो इसका पर्पज़ है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ यहाँ पे पॉइंट है जो कि जो आईसीएच गाइडलाइन है उसके पर्पसेस है। तो इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो आईसीएच है उसके स्ट्रक्चर या उसके जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा इंटरनेशनल काउंसिल का हार्मोनाइजेशन है, अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली ये जो आईसीएच है वो हमें कुछ जो बॉडीज़ हैं उससे बनी हुई देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली ये 4 जो बॉडीज़ हैं वो होती हैं। इसमें जो सबसे पहली बॉडी है वो आईसीएच असेंबली कहलाती है, दूसरी आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी कहलाती है, तीसरी मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी कहलाती है और तीसरी आईसीएच सेक्रेटरीट यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो ये 4 हमारी बॉडीज़ हैं जिससे आईसीएच की जो स्ट्रक्चर है वो हमें बना हुआ देखने को मिलता है। अब आइए एक एक करके इन बॉडीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली आईसीएच की बॉडी है उसको हम लोग आईसीएच असेंबली के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो असेंबली जो हमारी होती है, कोई भी अगर सभा है उसको हम लोग असेंबली बोलते हैं। तो आईसीएच की जो हमारी जो सबसे ऊपर की जो सभा होती है उसको हम लोग आईसीएच असेंबली के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो आईसीएच हमारी असेंबली है ये बेसिकली क्या करती है कि जहाँ हमारे आईसीएच के जितने भी मेंबर्स होते हैं और आईसीएच जो हमारा एसोसिएशन है उसके जितने भी ऑब्जर्वर और मेंबर्स होते हैं उनको एक साथ में लाने का काम आईसीएच असेंबली करती है। और आईसीएच असेंबली हमारा आईसीएच की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी तरह इस पे काम करती है। अब यहाँ पे जो आईसीएच है वो कौन कौन से जो डिसीजन है उसको लेती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर कोई नई गाइडलाइन है उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उसका जो डिसीजन है वो आईसीएच जो असेंबली है वो लेती है। और जो हमारा आईसीएच है उसमें कोई नए मेंबर को या नए ऑब्जर्वर को अगर उसका एडमिशन करना है, इंक्लूड करना है, तो उसका भी डिसीजन हमें आईसीएच असेंबली यहाँ पे लेते हुए देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में जो हमारे आईसीएच के एसोसिएशंस होते हैं उनका जो वर्क प्लान है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करना, वो उनको क्या काम है उसका जो डिसीजन है वो लेना, वो भी आईसीएच असेंबली का ही यहाँ पे वर्क होता है। साथ साथ में क्या बजट की रिक्वायरमेंट है, कितना किस वर्क में पैसे को अलॉट करना है, देना है, उसकी भी जो डिसीजन है वो हमें आईसीएच असेंबली ही यहाँ पे लेते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो दूसरी बॉडी है उसको हम लोग आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी को देखें तो ये एक हमारी ऐसी बॉडी है जो कि हमारा जो आईसीएच के जितने भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी उसके काम होते हैं, उनको प्रॉपरली ओवरसीज करना, उसके ऊपर एक अच्छे से ध्यान रखना कि काम प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो उसकी जो बॉडी है उसको हम लोग आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमें जो इनके हमारे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हमें देखने को मिलते हैं। और जितने भी हमारे और जो हैं वर्किंग ग्रुप उनको ओवरसी करना, उनका जो फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह हैं उनको भी वहाँ पे मेंटेन करना कि कितना पैसा किस काम में यूज़ होना है, कितना उसके लिए बजट अलॉट हुआ था, कितना खर्चा हुआ है, कितना बचा है, कहीं किसी ने कोई एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो नहीं कर दिया है, अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है।
उसके बाद जो आईसीएच का हमारी तीसरी बॉडी है उसको हम लोग मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, मेड का जो फुल फॉर्म है वो है मेडिकल, डी का फुल फॉर्म है डिक्शनरी, आर का फॉर्म है यहाँ पे रेगुलेटरी और ए का फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्टिविटीज़। तो ये हमारा क्या है, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटी को हम लोग मेड डीआरए बोलते हैं और इसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको हम लोग मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो जो हमारा मेड डीआरए है उसको यहाँ पे डायरेक्शन देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ साथ में जो हमारा आईसीएच होता है स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डायरेक्शन देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका बेसिकली रोल क्या है, तो ये बेसिकली हमारा जो मेड डीआरए होता है, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना इसका रोल होता है, उसको सपोर्ट करना जो इसका रोल है वो होता है। उसके साथ साथ में फैसिलिटेशन होता है या उसका जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट है उसको भी यहाँ पे करना इसका सिंपली रोल होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी मेडिकल डिक्शनरी होती है जिसको हम लोग मेड डीआरए बोलते हैं, जिसमें हमारा जितना भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, उसको यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज करना, उसको सपोर्ट करना, उसको मेंटेन करना और उसको डेवलप करना हमारा यहाँ पे जो मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके बाद में जो यहाँ पे इसकी है अगली बॉडी है, अगर उसको देखें, इसको हम लोग आईसीएस सेक्रेटरीट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आईसीएच है उसकी जो डे टू डे उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो मैनेजमेंट है उसके लिए आईसीएच सेक्रेटरीट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ में आईसीएच की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में सामंजस्य को स्थापित करना भी आईसीएच जो सेक्रेटरीट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ साथ में ये आईसीएच का जो असेंबली हो गया, मैनेजमेंट कमेटी हो गया और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनको भी सपोर्ट करना यहाँ पे आईसीएच सेक्रेटरीट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे होती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि आईसीएच का जो हमारा डे टू डे वर्क का मैनेजमेंट है वो आईसीएच सेक्रेटरीट करता है। जो अलग अलग आईसीएच की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में सामंजस्य को स्थापित करना, उनको कोऑर्डिनेट करना भी आईसीएच जो सेक्रेटरीट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमारे जो आईसीएच की और बॉडीज़ हैं लाइक असेंबली हो गया, मैनेजमेंट कमेटी हो गया या जो वर्किंग ग्रुप्स हो गए, उनकी यहाँ पे जो उनको भी सपोर्ट करना आईसीएच सेक्रेटरीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पे जो हमारा है अगला ग्रुप, अगर जो अगली बॉडी है उसको देखें, इसको हम लोग आईसीएच वर्किंग ग्रुप के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और इसको तब इस्टेब्लिश किया जाता है जब कोई जो हमारा अगर कोई नया टेक्निकल टॉपिक आता है और उसमें हमें हार्मोनाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में जो असेंबली होती है आईसीएच असेंबली, वो हमारा जो आईसीएच का जो वर्किंग ग्रुप है उसके लिए उस जो न्यू टेक्निकल टॉपिक है उसके लिए उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है और फिर वो वहाँ पे हार्मोनाइजेशन का सिंपली काम करता है। और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, ये जो हमारा आईसीएच का वर्किंग ग्रुप है वो फिर से यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है और फिर से वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे इसकी मेन बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे सिंपली चार हैं। एक हमारा आईसीएच की असेंबली कहलाती है, दूसरी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कहलाती है, तीसरी हमारी मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी कहलाती है और चौथा जो है वो आईसीएच सेक्रेटरीट होता है। आईसीएच का जो वर्किंग ग्रुप है वो जब कोई नया टेक्निकल टॉपिक आता है तो उस कंडीशन में असेंबली इस ग्रुप को बनाती है और जैसे ही हार्मोनाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ये हमारा जो वर्किंग ग्रुप है वो हमें फिर से डिसॉल्व होते हुए, ख़त्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग आईसीएच के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आईसीएच में हमारे कुछ वो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उसके मेंबर्स होते हैं और कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के भी मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेटरी मेंबर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो यूरोपियन कमीशन है, ईसी है, उसका मेंबर इसमें इंक्लूडेड होता है आईसीएच में। जो हमारा यूएस एफडीए होता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एफडीए, उसका मेंबर इसके अंदर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर
जापान का जो मेंबर है वो इसके अंदर होता है। हेल्थ जो हमारा कनाडा है उसका मेंबर इसमें होता है। जो होता है स्विस मेडिक है उसका जो मेंबर है उसके अंदर होता है हमारा ANVISA ब्राज़ील, उसका मेंबर इसके अंदर होता है। इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो हमारा MFDS जो रिपब्लिक कोरिया है उसका मेंबर हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी इस प्लेस पे होता है, उसका मेंबर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। उसके बाद अगर हम लोग इंडस्ट्री के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं जो कि ICH की जो कमेटी है उसके अंदर होते हैं, तो इसमें जो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन उसका मेंबर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का मेंबर इसमें होता है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ अमेरिका का जो मेंबर है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इंटरनेशनल जेनेरिक बायोसिमिलर मेडिसिन एसोसिएशन उसका जो मेंबर है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। जो हमारा है वर्ल्ड सेल्फ मेडिकेशन इंडस्ट्री उसका भी मेंबर इसके अंदर होता है। और जो हमारा है बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है बायो है उसका भी जो मेंबर है उसके वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये सब जो हमारी अलग अलग एसोसिएशंस हैं इनके नाम आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ हमारे स्टैंडिंग ऑब्जर्वर भी यहाँ पे होते हैं। लाइक अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड एसोसिएशन उसका एक जो मेंबर है वो इसके अंदर स्टैंडिंग ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। उसके साथ साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है उसका भी जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर स्टैंडिंग ऑब्जर्वर की तरह हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया में जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग CDSCO इंडिया के नाम से जानते हैं उसका मेंबर इसके अंदर हमें इंक्लूडेड देखने को मिलता है। तो ये हमारे जो अलग अलग एसोसिएशंस के अलग अलग जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उनके मेंबर्स हमें इसके अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा टोटल ICH का बॉडी है उसको बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर को सिंपली बनाते हैं। अब आइए अगर हम लोग ICH के हार्मोनाइजेशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेप है जिनके थ्रू हम लोग हार्मोनाइजेशन करते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है हमारा फॉर्मल ICH प्रोसीजर। तो इसमें अगर कोई नया टॉपिक आता है तो वहाँ पे ICH में हार्मोनाइजेशन को करने के लिए जो हमारा फॉर्मल ICH प्रोसीजर है उसको सिंपली यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो दूसरा स्टेप है उसको देखें तो अगर कोई भी हमारी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन करना है, उसमें कोई अगर बदलाव होना है तो उस कंडीशन में जो दूसरा स्टेप है वो फॉलो किया जाता है, जिसको हम लोग QA प्रोसीजर के नाम से यहाँ पे सिंपली जो है इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा स्टेप 3 होता है वो बेसिकली जो हमारा रिवीजन प्रोसीजर है वो यहाँ पे होता है। तो अगर कोई हमारी है गाइडलाइन उसमें से कोई भी अगर कोई हमारी ICH की गाइडलाइन है वो अगर आउटडेटेड हो गई है या अगर वो अब वैलिड नहीं है तो उसको हटाने का काम भी जो हमारा है रिवीजन प्रोसीजर उसके थ्रू किया जाता है। और अगर कोई हमारी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसमें कोई नया प्रोसीजर ऐड करना है, नई इन्फॉर्मेशन को अगर ऐड करना है तो उसके लिए भी हम लोग रिवीजन प्रोसीजर को सिंपली फॉलो करते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग स्टेप 4 को देखें तो ये बेसिकली मेंटेनेंस प्रोसीजर होता है। जो भी हमारा ICH की गाइडलाइन है उसमें टाइम टू टाइम हमें उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। अगर उसमें कोई बदलाव वगैरह हो रहे हैं उनको प्रॉपरली हमें करने की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग स्टेप 4 को फॉलो करते हैं जो कि मेंटेनेंस प्रोसीजर यहाँ पे कहलाता है। तो इस तरीके से ये हमारे ICH के हार्मोनाइजेशन की सिंपली प्रोसेस होती हैं। तो अगर कोई नया टॉपिक है तो उसके लिए स्टेप 1 फॉर्मल ICH प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। कोई अगर जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है और उसमें कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसके जो उसका क्लैरिफिकेशन है वो देने के लिए QA प्रोसीजर को सिंपली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर कोई हमारी गाइडलाइन है और अगर वो आउटडेटेड हो गई है या अब वो वैलिड नहीं है तो उसको हटाने का काम, उसमें जो रिवीजन है वो करने का काम हम लोग जो रिवीजन प्रोसीजर है उसके थ्रू करते हैं। या कोई अगर गाइडलाइन
गाइडलाइन हमारे पास है लेकिन उसमें कोई और प्रोसेस, कोई और चीज़ इंक्लूड करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिवीजन प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करते हैं और टाइम टू टाइम हमारी आईसीएच की गाइडलाइन को प्रॉपरली अपडेट करने के लिए हम लोग मेंटेनेंस प्रोसीजर को यहाँ पे सिंपली फॉलो करते हैं। तो आई थिंक सो आईसीएच की जो गाइडलाइन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।